नमस्कार मित्रों, एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपने हिंदी के मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो आज आपके लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 तारीख को आपका एग्जाम है, तो ये कहने का मतलब मॉडल पेपर आपको काफी कारगर साबित होगा। ठीक है, पिछले 2 मॉडल पेपर मैंने डाउनलोड करवा दिए थे, उनकी पीडीएफ भी आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप उसको देख सकते हैं। एनसीए के टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलो जुड़ते हैं, प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रश्न पुस्तिका के अंदर लिखिए। ये एक एक नंबर के प्रश्न है। कौन से एक एक नंबर के प्रश्न है? ठीक है, एक एक नंबर के छोटे से बड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तव प्रताप और राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत। यहाँ पर नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आपको इसका सही जवाब देना है। राम के लिए या भरत के लिए या लक्ष्मण के लिए या हनुमान के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो नाथ शब्द यहाँ पर भरत के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी पंक्ति में अभी गीला पड़ा है का क्या कारण है? ठीक है, घर का आंगन सूखा नहीं है। घर का आंगन सूखा नहीं है, आसमान की आर्द्रता के कारण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सूर्योदय नहीं हुआ है, आसमान से वर्षा हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो उचित ऑप्शन है, उस उचित ऑप्शन के ऊपर आपको टिक लगाना है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा? आसमान की आर्द्रता के कारण घास लिपा हुआ है। रघुवीर साय की कविता, अगला प्रश्न है, रघुवीर साय की कविता किस भाव पर केंद्रित है? राजनीति की पक्षधर, सामाजिक दारुण विडंबना पर, तीसरा है भौगोलिक सौंदर्य पर, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर कौन सा सही होगा। राजनीतिक पक्षधर, राजनीतिक दारुण विडंबना पर, तीसरा है भौगोलिक सौंदर्य पर, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो आपका सही जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं, कौन सा सही हो जाएगा तीसरे के अंदर? तो आप सही जवाब दीजिए। तीसरे के अंदर हो जाएगा इसका ब, सामाजिक दारुण विडंबना पर। ठीक है, ये एक नंबर के प्रश्न है 3। अब आगे भी बढ़ रहे हैं, तो कौन सा प्रश्न आएगा? अगला प्रश्न देखते हैं। रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचना किस और लोगों का ध्यान खींचा है? शहर के विकास की ओर, अंचल की समस्या की ओर, देश के विकास की ओर, और राजनीतिक विकास की ओर। आप जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, कि इसके अंदर क्या सही होगा। आप जल्दी जवाब दीजिए कि क्या सही हो जाएगा। ठीक है, पहला है शहर के विकास की ओर, दूसरा है आपके अंचल की समस्या की ओर, तीसरा ऑप्शन है आपके देश के विकास की ओर, और चौथा ऑप्शन है आपके राजनीतिक विकास की ओर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? तो चौथे के अंदर कौन सा सही होगा? आप सही कमेंट करके बताइए। चौथे के अंदर हो जाएगा अंचल, अंचल में क्षेत्र की समस्या की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विज्ञान, कौन सा प्रश्न है? विज्ञान के मतानुसार वर्षा का आगमन होता है कब होता है? प्रकृति के संतुलन से, प्रकृति संतुलन बिगड़ने से, पर्यावरण प्रदूषण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? यह प्रश्न लिया गया है पानी काले मेघा पानी दे, उस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। उस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। तो इसके अंदर सही जवाब आपका हो जाएगा प्रकृति के संतुलन से। शिरीष, अगला प्रश्न देखिए। शिरीष के पुराने फूलों के अधिकार लिप्सा खड़खड़ाहट की ओर नए पत्ते और फूलों को उनकी धकिया देकर बाहर निकालते हैं। पंक्ति में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? ये पाठ है शिरीष के फूल। कौन सा पाठ है? शिरीष के फूल। उस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? साहित्यकार, समाज पर, राजनीति पर, और उपयुक्त सभी पर। मीन्स ये कि राजनीति, शिरीष का फूल धक्का देकर के पुराने फूलों को बाहर निकाल देता है, फिर नए फूलों का आगमन हो जाता है। उसी प्रकार राजनीति पर बात की गई है।
कि किस पर बात की गई है, तो इसके सही हो जाएगा राजनीति पर। राजनीति पर बात की गई है, साहित्यकार पर बात की गई है, और तो और समाज पर भी बात की गई है, सब पर बात की गई है। तो इसके अंदर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो और उपमेय को उपमान मान लिया जाए, कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आप सही जवाब देना इसका कि भ्रांतिमान। उपमेय में उपमान की क्या हो रही है? आशंका हो रही है। ठीक है, उपमेय को क्या माना जा रहा है? उपमान माना जा रहा है, वहां पर भ्रांतिमान। उपमा किसके उपमा दी जाए? ठीक है, संदेह में ये कि किंदो आदि शब्द आते हैं उसके अंदर, और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा के अंदर जनु मनु आदि शब्द आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभियोग लगाना शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? एक्यूज, अकॉर्ड, एक्रू और एक्शन। इसके अंदर क्या सही होगा? आप सही जवाब देकर के बताइए। इसके अंदर सही हो जाएगा एक्यूज। एक नंबर का प्रश्न है, बड़े सरल से है। वॉच डॉग। अगला देखिए, वॉच डॉग पत्रकारिता का मुख्य क्या उत्तरदायित्व है? सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, उद्योग धंधे के कामकाज पर निगाह रखना, खेलकूद के कार्यक्रम पर निगाह रखना और अपराधियों के क्रियाकलापों पर निगाह रखना। और इसके अंदर क्या सही होगा? आप कमेंट करके बताइए कि 90 प्रश्न के अंदर क्या सही हो जाएगा? सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है आपके लिए। वेब पत्रकारिता। वेब पत्रकारिता क्या होती है? इसका अर्थ क्या होता है? वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, कौन सी पत्रकारिता होती है? वेब पत्रकारिता। जो जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम से ये प्रश्न आपका लिया गया है कि वेब पत्रकारिता किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन पत्रकारिता को कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता को कहते हैं, साइबर पत्रकारिता को कहते हैं। तो आपके क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन सुनियोजित शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बांग्लादेश के सिंध प्रांत में और चीन के सिंध प्रांत में। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, अतीत में दबे पांव ओम थानवी के पाठ से लिया गया है। तो आपको इसका जवाब देना है, और उस पाठ के लेखक है ओम थानवी। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत है, वहां पर मोहनजोदड़ो 1947 में देश का विभाजन हुआ था, उस समय ये मोहनजोदड़ो उस तरफ चला गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, यशोधर बाबू की पत्नी को बच्चों की तरफदारी करने के लिए उन्हें मॉड बना डाला है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। आधुनिकता ने, पाश्चात्य संस्कृति ने, और मातृ सुलभ मजबूरी ने, और रूढ़िवादिता ने। तो जल्दी इसका जवाब दीजिए, इसके अंदर क्या सही हो जाएगा? इसके अंदर सही हो जाएगा मातृ सुलभ मजदूरी ने भी, मजबूरी ने इसको कहने का मतलब ये कि मॉडल बना दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक नंबर का प्रश्न। पिछले जो क्वेश्चन थे, ये देखो, पिछले जो ये क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन थे, मींस ये बड़े सरल से क्वेश्चन है, 12 में से 12 नंबर आने की पूरी संभावना बढ़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है आपके। ये 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान के, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, काउंसिल शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? काउंसिल शब्द का पारिभाषिक शब्द ये हो जाएगा, बड़ा सरल सा है, परिषद। क्या हो जाएगा? परिषद। काउंसिल शब्द का पारिभाषिक शब्द, बस एक शब्द में जवाब देना है, परिषद। आगे देखते हैं कि जहां वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर एक शब्द केवल एक ही बार आए, लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो उसका वहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहलाता है। अगला, राम तो गाय है, उसे मत मारो। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? बहुत ही सरल है, राम तो गाय है, उसे मत मारो। तो इसके अंदर हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। मीन्स अभिधा शब्द शक्ति जो कहने का मतलब वाक्य होता है उसको पढ़ करके सीधा सरल अर्थ समझ में आ जाए, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति उसे कहते हैं जहां पर वाक्य का अर्थ निकालने में कहीं अभिधा उसके लक्षण की आवश्यकता होती है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति जहां से अभिधा और लक्षणा से अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाए, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। बड़े सरल से क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न देखिए, देश देश खाली स्थान कुछ संकेत भर होता है, शेष समस्त अर्थ पाठक या श्रोता के प्रसंगानुसार अन्यार्थ अर्थ की कल्पना करता है। क्या करता है? ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो व्यंजना में, ठीक है, मैंने अभी परिभाषा बोली थी, व्यंजना में कुछ संकेत भर होता है। क्या होता है? कुछ संकेत भर होता है और शेष समस्त अर्थ पाठक या श्रोता उसके प्रसंग के अनुसार अन्य अर्थ की कल्पना, अन्य अर्थ की क्या की जाती है? पाठक के द्वारा कल्पना की जाती है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। अगला देखिए कि सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाक व्यवहार की वाणी को क्या कहते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, बोली कहते हैं। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़ने का माध्यम क्या कहलाता है? अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए, देख तो सकेंगे ही नहीं, तो उनके लिए कौन सा माध्यम होगा? ब्रेल लिपि। कौन सी हो जाएगी? ब्रेल लिपि। ठीक है, अंधे लोगों को बोल करके पढ़ाया जाएगा। अंधे लोगों को बोल करके पढ़ाया जाएगा। बोल करके पढ़ाएंगे तो वो उसका अर्थ सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, उस शब्द को सुन करके उसका अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है, ये 6 प्रश्न थे, बड़े सरल से क्वेश्चन थे। 6 में से 6 नंबर यहाँ पर आने की आपकी पूरी संभावना बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अब ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके अंदर आपको जवाब देना है। कौन सा गद्यांश है? हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान और संप्रेषण की विधि है, और विधि का अर्थ होता है सिखलाना। विधि का अर्थ क्या होता है? सिखलाना। ठीक है, लेकिन हम सिखलाएंगे क्या? इसके लिए हमारे यहाँ शब्द है विद्या। कौन है? सिखलाने के लिए क्या होनी चाहिए? विद्या। विद्या को शिक्षा के माध्यम से संप्रेषणीय करते हैं, और विद्या वह ज्ञातव्य विषय है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ मनीषियों ने इस विद्या का अर्थकरी और परमार्थकरी को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अर्थकरी वह विद्या है जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है। अर्थकरी विद्या वो है जो आपको समाज में क्या बनाती है? उपयोगी बनाती है, और जो आपको जीवन की आजीविका की सुविधाएं देती है। और परमार्थकारी विद्या दूसरी, ये परमार्थकारी विद्या। परमार्थकारी विद्या एक तो होती है अर्थकारी विद्या, और एक होती है परमार्थकारी विद्या। ठीक है, वह विद्या है जो जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं और उसमें मानवीय मूल्य है, जिससे आपका हृदय बनता है और आपकी बुद्धि बनती है। विद्या से क्या बनता है? हृदय बनता है, बुद्धि बनती है, और आप क्या बनते हैं? उदार बनते हैं और सहनशील बनते हैं और सद्भाव और संपन्नता पूर्ण मानव बनते हैं, और जिससे आपकी बुद्धि और हृदय का परिष्कार होता है। ये आपका क्या हो गया? गद्यांश हो गया। इस गद्यांश के माध्यम से अपन प्रश्नों का जवाब देंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं? ठीक है, समाज के लिए कौन कौन सी विद्या अधिक उपयोगी रहती है? देखो मैंने ठीक लगाया है कि समाज के लिए कौन कौन सी, एक तो ये अर्थकारी विद्या और परमार्थकारी विद्या। ठीक है, बड़ा गद्यांश को पढ़ेंगे। समाज के लिए एक तो अर्थकारी विद्या अधिक उपयोगी रहती है, क्योंकि यह समाज को आजीविका चलाने की भी सुविधा देती है। विद्या के माध्यम से जो अर्थकारी विद्या होती है, उससे कहने का मतलब उसको ग्रहण करके अपन समाज में आजीविका चलाने की सुविधा मिलती है। अगला ये ग्रामर व्याकरण का प्रश्न आ गया। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। क्या हो जाएगा? समष्टि। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। विद्या क्या है? देखो विद्या क्या है, ये गद्यांश है। इस गद्यांश के अंदर ये विद्या की परिभाषा दे रखी है। तो अपने को बड़ा सरल सा उत्तर है, विद्या वह ज्ञातव्य विषय है जब हम आपको सिखलाना चाहते हैं कि ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अर्थकारी और दूसरी है परमार्थकारी। देखो गद्यांश के अंदर मैंने टिक किया,
ये विद्या एक तो अर्थकारी होती है, ये परमार्थकारी। में से इस गद्यांश के अंदर ही इनके उत्तर मिल जाएंगे, बस आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमार्थकारी विद्या क्या है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर भी ये किया कि परमार्थकारी विद्या, ये देखो परमार्थकारी विद्या वो है जिसे आप समष्टि से जुड़ते हो और मानवीय मूल्य अपने आप को हृदय बनता है, आपकी बुद्धि बनती है और आप उदार होते हैं, सहनशील होते हैं। ये परमार्थकारी विद्या मीन्स दूसरों के हित करने वाली विद्या। परमार्थकारी विद्या मनुष्य के मानवीय मूल्यों से युक्त होता है, इसे मनुष्य की बुद्धि हृदय बनते हैं और इसका परिष्कार होता है। अगला, शिक्षा किसे कहते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। शिक्षा वास्तव में ज्ञान संप्रेषण की विद्या कहलाती है। अब अपन का बात कर रहे हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, ठीक है, कितने कहने का मतलब 5 प्रश्न शिक्षा शिक्षा पर करते हैं। अगला जो छठा प्रश्न आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक पूछेगा। कोई भी गद्यांश होगा, कोई भी पद्यांश होगा, उसका अगला प्रश्न हो जाएगा शीर्षक। तो गद्यांश का शीर्षक क्या है, विद्या का महत्व। ठीक है, बड़े सरल है। अगला देखिए पद्यांश, ठीक है, ये अपठित पद्यांश हो जाएगा, आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं वो पद्यांश हो जाएगा। आप पद्यांश पढ़ते हैं, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं। भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ है। ठीक है, फैला मनोहर गिरी हिमालय गंगा जल जहां है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि और कौन है, भारतवर्ष है। हाँ वृद्ध, भारतवर्ष संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधियों ने किया नर सृष्टि का पहले यह विस्तार है। यह पुण्य भूमि की प्रसिद्धि है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके लिए प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि यह अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता आज भी कुछ खड़े हैं। ठीक है, पहले क्या तो पढ़ा था अपन ने, गद्यांश था। ठीक है, क्या था, गद्यांश। गद्यांश में से 6 प्रश्न आए थे। अब क्या पढ़ रहे हैं, पद्यांश। पद्यांश में से ये 6 प्रश्न है, उन 6 प्रश्नों का अपन उत्तर ढूंढेंगे। कौन कौन से प्रश्न है जो देखते हैं, देखा जाएगा कि आपके स्क्रीन पर कौन सा प्रश्न आएगा अगला, कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। इस पद्यांश के अंदर अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। भारतवर्ष संसार के सभी देशों में अति प्राचीन और मानव सभ्यता का अग्रणी माना जाता है, मानव सभ्यता का अग्रणी माना जाता है भारतवर्ष को। ठीक है, और इसी कारण कविता में इसको भारतवर्ष को क्या कहा गया है, वृद्ध कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, भवभूतियों का यह प्रथम भंडार सा क्या आशय है। भवभूतियों का यह प्रथम भंडार से क्या आशय है, तो पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश के अंदर क्या उत्तर दे रखा है कि संसार में दैविक और भौतिक जितनी भी संपदाएं हैं, वह भूगर्भ से निकलने वाली जितनी बहुमूल्य, भूमि के गर्भ से निकलने वाली बहुमूल्य धातुएं, वे सब भारत भूमि में मिलती हैं। और भारत भूमि के अंदर जो कहने का मतलब बहुमूल्य, जिनका बहुत ज्यादा मूल्य होता है, वो कहां पर मिलती है, भारत भूमि के अंदर मिलती है। इसी से इसे भवभूति का भंडार कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारत देश को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीयों का उद्भव किनसे हुआ और क्या कहलाएंगे। ऋषि मुनियों के रूप में रहने वाले और आर्यों से भारतीयों का उद्भव हुआ। किनसे हुआ, भारतीयों का उद्भव आर्यों से। इसीलिए भारत को कहा जाता है आर्यावर्त देश, आर्यावर्त प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, प्रस्तुत काव्यांश। देखो एक प्रश्न आपका गद्यांश में पूछेगा तो शीर्षक पूछेगा, और पद्यांश के अंदर पूछेगा वो तो उसका केंद्रीय भाव, केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, भारत भूमि। अब देखो, भारत भूमि के प्राचीन काल से सुख वैभव से संपन्न धरती का गौरव और पुण्यशाली रही है। यह सब तरफ से सुख शांतिमय और कला कौशल की संपन्नता का देश कौन सा रहा है, भारत की भूमि। ठीक है, भारत माता सुख शांति और कला कौशल से संपन्न देश रहा है। अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए कि भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। इस पंक्ति में किसका गुणगान किया गया है, बिल्कुल सही बात है, गुणगान किया गया है हमारे भारत देश, भारत भूमि का गुणगान किया गया है। ठीक है, भारत भूमि, भारत की महिमा और भारत का गुणगान किया गया है। ठीक है, बड़ा सरल सा है। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, काव्यांश का शीर्षक होगा भारत की श्रेष्ठता। विश्व के अंदर आप देखना भारत की श्रेष्ठता की मिसाल अब विदेशी देश भी मानने लगे। अब
इसका कुछ परिवर्तन हुआ है जो आप देखते ही होंगे। अगला प्रश्न खंड ब, ये तो हो गए खंड अ के। खंड अ के अंदर कितने हो गए? खंड अ के अंदर प्रश्न हो गए, देखो मैं आपको बताऊं 12 तो वो अबसद वाले, 6 वो और ये 12 ये, तो कितने हो गए? 12 12 24 और 6 ये 30 नंबर। 30 नंबर, 80 में से 30 नंबर। आप कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आने की हिंदी के अंदर संभावना बढ़ती है। ठीक है, कौन कहता है हिंदी में पूरे नंबर नहीं आते हैं? गणित में ही आते हैं, अंग्रेजी में ही आते हैं, विज्ञान में ही आते हैं, हिंदी में भी इस प्रकार से आते हैं। बस उत्तर लिखने का तरीका अपने को ज्ञात होना चाहिए, बाकी नंबर ऑटोमेटिक आएंगे। देखना अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देना। 40 शब्दों का मतलब ये है कि आपको 4 लाइनें देनी है। मिस ये कि आप जो उत्तर देना चाह रहे हो 3 लाइन में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाइन से कहने का मतलब 5 और 6 लाइन भी हो जाए तो कोई बाध्यता नहीं है, परंतु लगभग उत्तर उसका होना चाहिए। देखो, श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि में प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी सबसे सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सही बात है, रेडियो, टीवी और ये प्रिंट मीडिया ये क्या होते हैं? श्रोताओं को बांधा रखते हैं। मीन्स ये कि उनका लगाव अपनी तरफ होना चाहिए। अपन टीवी देखते हैं तो टीवी कंटिन्यू देखते हैं, समाचार आ रहे हैं, कुछ भी सीरियल आ रहा है तो अपन उसको छोड़ना नहीं चाहते। यही कहने का मतलब श्रोताओं को बांधे रखने का तरीका है किसका? प्रिंट मीडिया का, रेडियो का, टीवी का। रेडियो में भी कोई समाचार आ रहे हैं तो अब छूट नहीं जाए, कंटिन्यूटी रखते हैं। प्रिंट मीडिया में कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं अपन या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब उसका तारतम्य छूटे नहीं, ये श्रोताओं को बांधे रखता है। यही उत्तर है इसका। ठीक है, देखते हैं उत्तर पर बात करते हैं। श्रोताओं और पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से टीवी सबसे सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सही बात है, टीवी में कंटिन्यूटी रहती है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बाइट आ रही है, ठीक है, मीडिया रिपोर्टर क्या कह रहा है तो अपन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? कि छोड़ देंगे तो मिस हो जाएगा ये खबर। टीवी पर समाचार सुनाई देने के अलावा दिखाई भी देते हैं, इसे साक्षर और निरक्षर ये दोनों ही के काम की चीज है। साक्षर और निरक्षर दोनों ही के काम की चीज है। रेडियो के अंदर भी साक्षर निरक्षर दोनों दोनों ही के काम की। प्रिंट मीडिया के अंदर जो भी समाचार आएंगे वो साक्षर के ही काम के हैं। ठीक है, दोनों ही तरह के दर्शक लाभान्वित होंगे। सचित्र प्रसारण से समाचार अधिक तथ्यपरक और प्रमाणिक बन सकते हैं, कम समय में अधिक समाचार दिखाए जा सकते हैं। बस इस प्रश्न को पढ़ना कि श्रोताओं और पाठकों को बांध कर रखने के लिए की दृष्टि से प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी किस प्रकार से काम करते हैं, तो वो प्रिंट मीडिया का अलग काम है, रेडियो का अलग है, टीवी का अलग काम है। आराम से आप लिख सकते हो। रुबैया, रुबैयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंबों को अपने शब्दों में लिखिए। अब रुबैया उस पाठ के लेखक कौन है? कौन है उस पाठ के लेखक? आप कमेंट करके बताना। उस पाठ के लेखक है फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। कौन है? फिराक गोरखपुरी। ठीक है, उन्होंने क्या लिखी? रुबाइयां लिखी। अब रुबाइयों के अंदर फिराक गोरखपुरी ने दीपावली के दृश्य बिंब का इस प्रकार चित्रित किया गया है कि शाम का समय है, दीपावली पर लिपा हुआ पूता स्वच्छ घर आंगन, माँ अपने बच्चों के लिए जगमगाते हुए चीनी खिलौने सजाती है और प्रसन्नता से दीप जलाती है और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर आंगन में जगमग होता है। राखी के लच्छों पर रंग बिरंगी सुंदरता और बिजली की चमक की तरह सहज आकर्षक रहता है। राखी के धागों पर भाई का बहन का अटूट स्नेह संबंध बना रहता है। राखी पर देखते हैं कि बहन भाई के राखी बांधती है, और राखी वो कौन सी चमचमाती हुई राखी जो जिसे अपन कहते हैं बोडल की राखी, वो बांधी जाती है। भाई बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मेरे राखी बड़ी चमक रही है। उस दीपावली की और राखी के त्योहार का इस पाठ के अंदर वर्णन किया गया है। ये आप ध्यान रखना, आप आराम से उत्तर दे पाओगे। अगला है शिरीष के फूल। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि शिरीष के फूल पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? ठीक है, मैं बता रहा हूं, शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, बड़ा 1 नंबर का प्रश्न आपको अब शब्द में पूछा जा सकता है कि शिरीष का फूल पाठ कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो ये कहां से लिया गया है? तो कल्पलता से लिया गया है। किससे लिया गया है? कल्पलता से। देखो, आपको ये एक प्रश्न ये मिल गया, एक प्रश्न ये मिल गया।
आपको अब शब्द में जो आपके 12 नंबर के आएंगे वहां पर ये प्रश्न भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सीरीज के फूल के माध्यम से लेखक की संघर्षशीलता और जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा को जो ही व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए। भयंकर लू, भयंकर गर्मी, लू तपन से जब सारे पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, सभी पेड़ पुष्प रहित हो जाते हैं, तभी एक पेड़ खड़ा रहता है। कौन सा? शिरीष। शिरीष का वृक्ष हरा भरा और पुष्पों से लदा रहता है और यह वायुमंडल से रस ग्रहण करता है। वायुमंडल से क्या करता है? रस ग्रहण करता है। यह बात किसने कही? मेरा प्रश्न ये, आप कमेंट करके बताना कि शिरीष का फूल वायुमंडल से रस ग्रहण करता है, यह बात किसने कही थी? तो आप कमेंट करके कमेंट के अंदर डालना इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, इस तरह ये विपरीत दशा में भी संघर्षशील और जिजीविषा रखता है। मीन्स कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उस भयंकर गर्मी में अभी जेठ के महीने में, वैशाख के महीने में, चैत्र के महीने में भयंकर गर्मी पड़ेगी, पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, मीन्स आदमी सूख जाते हैं, इतनी बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ खड़ा रहता है। कौन सा पेड़ है वो? शिरीष का पेड़। और शिरीष के फूल लहलहाते लदाए हुए रहते हैं। ठीक है, अब वो वायुमंडल से रस खींचते हैं। तो मैंने प्रश्न किया था कि वायुमंडल से रस खींचते हैं, यह बात किसने कही थी? ठीक है, आप बताना। और मैं लिख रहा हूं वनस, किसने कहा था? तो ये वनस्पति शास्त्री जी ने कहा था। किसने कहा था? वनस्पति शास्त्री जी ने। देखो, ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर बताया। अब ये प्रश्न आपको वहां पर भी पूछा जा सकता है कि शिरीष का फूल पुष्पों से लदा, यह वायुमंडल से रस ग्रहण करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पाठ के अनुसार शिरीष के फूल पर वायुमंडल से रस ग्रहण करता है, यह बात किसने कही? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वनस्पति शास्त्री। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, की सभ्यता हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है? अब मोहनजोदड़ो, ये पार्ट कौन सा है? अतीत के दबे पांव। अतीत के दबे पांव, कौन सा पार्ट है? अतीत के दबे पांव। और इस पार्ट के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी साहब, जो बीकानेर के हैं, मारवाड़ की भूमि से हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अंतर्गत वहां पर हथियार नहीं मिले। मोहनजोदड़ो में क्या? हथियार नहीं मिले। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि वहां पर राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी। मीन्स राजा होंगे तो हथियार मिलेंगे, तो अपन ये मान सकते हैं कि वहां पर कोई राजा नहीं था। जिनके पास अनुशासन रखने के लिए सेनाएं होती थी, वहां अनुशासन व्यवस्था समाज में आपसी समझ पर ही आधारित थी। समाज द्वारा अनुशासन बनाए रखा जाता था। वहां पर कोई राजा नहीं था, राजा नहीं था तो कोई सेना नहीं थी, सेना नहीं थी तो कोई हथियारों का कोई लेन देन नहीं होता था। वहां पर हथियारों के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो वहां पर जो समाज था, वो समाज आपसी भाईचारे प्रेम से रह रहा था। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग। बहुत शानदार पार्ट है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद पर आधारित है? मैंने आपको बताया कि सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या होता है? शादी की सालगिरह। ठीक है, कौन सी? कमेंट करके बताना आप। ठीक है, सिल्वर वेडिंग, इस पाठ के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू क्या है? पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। यशोधर, इस पाठ के अंदर क्या है कि यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदमी थे। मीन्स उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे और बेटी। वो क्या है कि बेटे को पढ़ाया लिखाया तो वो क्या, नौकरी लग गए। नौकरी लगने के बाद आधुनिकता के जमाने में आ गए। बड़ा बेटा भूषण जो विज्ञापन में नौकरी लगा था 1500 रुपये महीने की, ठीक है, उसमें नौकरी लगा था। तो फिर उसने, कहने का मतलब यशोधर बाबू के तो बहुत ही कम आय थी, तो स्वाभाविक बात है कि भाई आमदनी ज्यादा हो रही है तो घर पर खर्चे भी ज्यादा होंगे। यह बात यशोधर बाबू को रास नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि भाई बाबूजी अब घर में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो यशोधर बाबू चाहते थे कि नहीं भाई, मेरा जीवन जैसे चल रहा है मैं वैसे ही चलाऊंगा। तो पत्नी भी, कहने का मतलब, पहले तो कहने का मतलब नौकरी की इतनी आमदनी थी नहीं, तो जैसे तैसे ही चला रहे थे। परंतु आमदनी होने लग गई तो पत्नी भी आधुनिक जमाने में आ गई। ऊंची एड़ियों के सैंडल पहनना, आधुनिकता के जमाने के कपड़े पहनने लग गई थी। ठीक है, और बच्चे आधुनिक और ढंग से और उसकी प्रगति के दीवाने हो गए।
पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। मीन्स आधुनिकता का रंग उनको चढ़ गया था, अलावा यशोधर बाबू के, बाकी उन सबको आधुनिकता का रंग चढ़ गया था। यशोधर बाबू किशनदा के अनुसार भारतीय संस्कृति का पालन करते थे, किंतु परिवारजन और अधीनस्थ कर्मचारी पाश्चात्य संस्कृति के पोषक हैं, इसीलिए पूरी कहानी में द्वंद्व चलता रहता है। मीन्स वहां के उनके स्टाफ वाले लोग भी बड़े आधुनिक थे, पाश्चात्य प्रवृत्ति के थे, ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं बाबू लोग हैं, तो वो आधुनिक प्रवृत्ति के ही ठीक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 से 13 तक 60 से 80 शब्दों में इसका जवाब देना है, 14 से 1500 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। कौन सा विचार दिन ढलते के बाद लौट रहा है, पंथी कदमों में तेज धीमा कर देता है, बच्चन के गीत के आधार पर व्यक्त कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, ये पाठ है आत्म परिचय, ठीक है, और एक इसके अंदर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दोनों ही गीतों के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? बच्चन जी इसके लेखक हैं। इसके अथवा में प्रश्न आएगा आपके, पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान कैसा संबंध बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, स्वाभाविक बात है, कोई भी मजदूर आदमी हो, दिन भर काम करता है, दिहाड़ी करता है, शाम को होते ही, कहने का मतलब वो घर पर जाने की उसको जल्दी रहती है, चाहे मजदूर आदमी हो, पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, मैं शाम को सब अपने घर पर जाने की उनको तीव्रता रहती है। कि तीव्रता क्यों रहती है? क्योंकि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, घर पर जो बच्चे हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं, परंतु हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मेरे लिए कौन इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। बच्चन जी दोनों ही प्रकार की स्थितियों को व्यक्त करते हैं, एक तरफ प्रिय आलंबन और अपने के मध्य रहने वाले शकुन शिथिल कदमों में भी तेजी कर देता है, ढलते दिन को देखकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, उसकी मंजिल दूर नहीं है। वहीं दूसरी स्थिति में एकाकी जीवन व्यतीत करने वालों के साथ ये एकाकी अकेला व्यक्ति है, उसके कौन इंतजार कर रहा है, वो आराम से जाएगा मस्त होकर के। शाम के समय उसके मन में विचार उठता है कि उनके इंतजार में व्याकुल होने वाले कोई नहीं है, अरे वह किसके लिए तेजी से जानने की कोशिश करे। यह विचार लौटते कदमों में और शिथिल बना देता है और उनके हृदय को और भी व्यतीत व पीड़ित से भर देता है, ठीक है। अब इसके अथवा में देखना पतंग कविता, पतंग उड़ती है तब बच्चों का मन उनके साथ उड़ने लगता है और उनमें गतिशीलता आ जाती है, उमंग उत्साह से भरकर वे छतों की दीवारों पर खतरनाक होने पर भी चढ़ जाते हैं और उनके शरीर की पतंगों के समान ही हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि पतंगों के साथ क्या उड़ रहे हैं, बच्चे भी उड़ रहे हैं। बच्चे अपन देखते हैं पतंग उड़ाते हैं तो आकाश में वो छत पर दौड़ते इधर उधर, अपने को लगता है कि वो गिरने ही वाले हैं, परंतु बच्चे को कौन गिरने से बचाता है? उनके रोमांचित शरीर का संगीत, ठीक है। और बच्चों की पतंग उड़ रही है तो उनके मन में यूं आता है कि मेरी पतंग सबसे ऊपर जाए, उस पतंग के ऊपर उनके विचार चलते हैं कि भाई मेरी पतंग सबसे ऊपर ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी? पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर बताइए। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आप पहलवान की ढोलक के अंदर जो ढोल की ताने चटदा गिड़दा चटदा गिड़दा चटाक चटदा चटाक चटदा ढाक दिना तिरकट दिना, ठीक है, ये ताने आप याद करके जाना, 1 नंबर का प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। देखिए ढोलक की आवाज, रात का सन्नाटा और भय कम कम होता था, ठीक है। गांव में महामारी, ठीक है, उस गांव के अंदर क्या हो रहा था? पूरा गांव हैजे और मलेरिया की बीमारी से पीड़ित था, ठीक है। पूरा गांव भर्यात शिशु की तरह कांप रहा था, वहां पर लाशें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलती जा रही थी, ठीक है। महामारी से पीड़ित अधमरे लोगों की नसों में एक उत्तेजना फैल रही थी, बूढ़े बच्चे बूढ़े जवान सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य और उत्साह नाचने लगता था। यद्यपि मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में जीते जी मौत का भय सताना बंद कर देता था, इस आधार पर वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोल की थाप उनके जीवन में कष्ट को कम कर सहायक होकर संजीवनी भरती थी। मीन्स ये कि उस पाठ के अंदर लुट्ठन सिंह के 2 जवान बेटे थे, वो भी क्या हो गए थे? मर गए थे। तो पहलवान का हृदय देखिए इतना कठोर था, इतना मजबूत था कि दोनों ही जवान बेटे को कंधे पर डाला और उनको ले जाके नदी में बहाकर आ गया, ठीक है। और बहाकर आकर के वापस कोई ढोल की ताने बजाने लगा।
एक दिन अंत के समय रात को, कहने का मतलब ढोलक नहीं बजी थी, तो पड़ोसियों ने देखा कि भाई आज ढोलक क्यों नहीं बजी है रात को, तो सुबह जाकर देखा तो लुठन सिंह चित्त पड़ा हुआ था। और उसके जो शिष्य थे वो पास में आकर कहने लगे कि गुरुजी कहा करते थे कि कभी मुझे, मैं मर भी जाऊं तो मुझे चिता पर पीठ के बल मत सुलाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसके अथवा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के माध्यम से यह शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में जितना भी संघर्ष और कोलाहल हो, जितनी भी विषम और कठिन परिस्थितियां हो, मनुष्य को विचलित न होकर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। चाहे कितनी ही आपदाएं आए, कितनी ही समस्याएं, कितनी भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाए, परंतु हमें उनका सामना करना चाहिए, जीने की शक्ति बनाए रखनी चाहिए। सीरीज भी भीषण, अब सीरीज का पेड़ देखना, सीरीज के फूल देखना, कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, गर्मी, लू, आंधी आदि विषम परिस्थितियों में भी सरस बना रहता है, फूलता रहता है, लड़ा रहता है। कितनी भयंकर गर्मी में भी पेड़ के पेड़ सूख जाते हैं। तो अपने को भी ये पाठ ये शिक्षा दे रहा है कि भाई कितनी भी अपने जीवन में विषम परिस्थितियां आए तो अपने को घबराना नहीं चाहिए। अंततः हमें संघर्ष के साथ जिजीविषा रखकर अजय बने रहना चाहिए। में संघर्ष करते हुए हमें जीवन जीने की इच्छा के रूप में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार। दत्ताजी राव के पिताजी पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे घटना का क्या होता, अनुमान लगाइए आप। नहीं पढ़ने देता बेटे को वो, ठीक है, नहीं पढ़ने देता। अब आगे देखिए इसका अथवा का प्रश्न क्या हो जाएगा, अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता क्या है। लेखक और उसकी मां दत्ताजी राव से मिलकर सारी बातें कर कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, ये मत कर देना, नहीं तो हम दोनों की खैरनी है। देखो दोनों डर भी रहते, माँ और बेटा दोनों ही डर रहे थे, क्योंकि वो काम तो कुछ करता नहीं था और बेटे, उसकी पत्नी को और बेटे को दोनों को खेत पे भेज देता था। ठीक है, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। इसी प्रकार लेखक की मां ने अपने पति से झूठ में कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि जरा इधर भेज देना, उसको जरा इधर भेज देना। तो आप साहब ये समझते थे कि देसाई सरदार का बुलावा आया है, ठाकुर साहब का बुलावा आया है, तो कहने का मतलब दौड़ करके गया वहां पर। ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसके बेटे को भी भेज देगा। फिर वो पर देसाई सरकार पूछेंगे कि क्यों रे, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, वो कहेगा कि नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता है, वापिस वही जो पहले परिप्लान करके आए थे, फिर उसको फटकार दिलाएंगे। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर लेखक के पिता दत्ताजी राव के पास भेजा गया। यदि वे दोनों ही झूठ का सहारा नहीं लेते तो लेखक की पढ़ाई या निर्णय नहीं होता। दत्ताजी राव के पास जाने से पिता नाराज होकर लेखक की पिटाई कर देता। तब लेखक को जन्म भर खेती के काम में जुटा रहना पड़ता। दादा मस्ती से इधर उधर घूमता रहता और इस तरह झूठ न कहने से लेखक का जीवन पर बुरा असर पड़ता। मैं लेखक दादा पूरे दिन भर गांव में रखमाबाई के पास गुजार देता था, इधर उधर बातें करता रहता था, कोई काम नहीं करता था। काम के लिए उस बेटे और पत्नी को भेज देता था। अगला प्रश्न देखिए, अथवा। ठीक है, अथवा अतीत के दबे पांव शब्द का अर्थ होता है कि हमारे आधार पर समाप्त हो जाना। ठीक है, इसकी साहित्यिक रचना का शीर्षक उसकी विषय वस्तु और पात्रों का चित्रण देश काल के वातावरण के आधार पर रखा जाता है। इस यात्रा वृत्तांत रिपोर्टाज का शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर रखा गया है, जिसमें सिंधु सभ्यता के दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया गया है। इनकी खोज भारतवासियों ने की थी। हमारे ही गांव हैं, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात बंटवारा हो गया और ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर चले गए। हमारे लिए अतीत हो गया, इसीलिए यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है अतीत में दबे पांव। ठीक है, इस पाठ के लेखक है ओम थानवी। कौन है, ओम थानवी। ठीक है, आपको सब पाठों के नाम भी याद हो जाएंगे, लेखकों के नाम भी याद हो जाएंगे। अगला देखिए, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग, अपने ही घर में पूरी तरह बेचारे असहाय हो चुके थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। या तो ये प्रश्न करना है, नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है। आप इससे कहां तक सहमत है, प्रमाण सहित सिद्ध करना है।
ठीक है, आप इन प्रश्नों का उत्तर पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर पढ़ करके इसका उत्तर देना है। सत्य यह है कि यशोधर बाबू अपने ही घर में लाचार, बेचारे और असहाय हो चुके थे, क्योंकि उनकी घर में चल ही नहीं रही थी। पत्नी, बेटा, बेटी सब इन्हीं की चल रही थी, बेचारे वो असहाय हो गए थे, करे तो करे क्या। उनके बच्चों की आधुनिकता के दबाव में आकर उन्हें लगभग नकार दिया था, आधुनिकता का पूरा प्रभाव हो गया था। वे न तो उनका सम्मान करते और न ही उनसे कोई सलाह लेते थे, न वे उनका किसी प्रकार सहयोग करते, उनकी हर आदत और हर चीज की उपेक्षा करते थे। बच्चों का मन रखने के कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती थी और उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वे बच्चों को किसी बात पर मनवा सके। इसी कारण वे अपने को घर में अकेले और असहाय पड़ते थे। वे बच्चे ये कहते थे कि बाबूजी, अब तो कहने का मतलब हम पर कमाने लग गए, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, आप ऑफिस साइकिल लेकर के जाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये बड़ी बात वो कहने लगे। तो भाई साइकिल लेके मैं जा रहा हूँ, आपको बुरा लगने में इसमें क्या है। परंतु यशोधर बाबू को उस पाठ के अंत में एक ही बात पर पीड़ा हुई कि कोई बात नहीं, आपने शादी की सालगिरह भी मना दी, अच्छी इनकम भी होने लगी, अच्छा परिवार। परंतु जिस समय उसके यशोधर बाबू के बेटे ने कहा कि मैं बाबूजी आपकी सालगिरह पर ये उन्नी ग्राउंड लेकर के आया हूँ, तो आप, उन्होंने कहा कि भाई क्यों लेकर के आए, तो भाई आप सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाते हो ना, इसलिए इसको पहन कर जाया करना ताकि आपको ठंड नहीं लगे, कि भाई मैं इसको पहन के जाऊं। परंतु यशोधर बाबू के मन में ये विचार आया, आज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, आज ये परिवार वाले बेटे बेटी ये सब मेरे से ही दूध लेने के लिए कह रहे हैं। तो अगर ये बात अगर ये कहते थे बाबूजी अब आप बुजुर्ग हो गए, अब हम दूध हम लाया करेंगे, तो उनके मन में और प्रसन्नता होती। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा है, जूझ। ये जून पाठ नहीं है, जूझ है, हमारे टाइपिंग एरर वाला है, उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। जूझ पाठ के लेखक ने आनंद की संपूर्ण जीवन संघर्ष रहा, यह एक योद्धा की तरह मैं बेचारा संघर्ष करता रहा पूरे जीवन भर। ठीक है, बाल्यकाल में उसके पिता ने खेती में काम करवाने के उद्देश्य से उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। मैं उसकी दृढ़ संकल्पता देखिए। ठीक है, पढ़ाई के प्रति लगन के कारण माँ और दत्ताजी राव की सहायता से पुनः क्या हुआ, पाठशाला में प्रवेश लिया और वहां साथियों से साथी, जब पाठशाला में प्रवेश ले लिया, गमछा पहन के जाता था, चड्डी पहन के जाता था स्कूल, परंतु क्लास के अंदर शरारती बच्चे ही थे। ठीक है, शरारती बच्चे में कौन सा बच्चा था आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और होशियार कौन बच्चा था आप कमेंट करके बताना। फिर भी एकाग्रता और धैर्य के संघर्ष करते हुए सभ्य अध्यापकों का चहेता बन गया। खेती कार्य सा विद्या अध्ययनरत और साहित्य सृजन के कार्य में संघर्ष करते हुए आनंद यादव क्या बन गया, कवि बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आलेख। मैं वापिस कह रहा हूं, एक तो आप आलेख, ठीक है, ठीक है, आलेख किसे कहते हैं मैं प्रश्नों के अंदर डाल रहा हूं, आलेख की विशेषताएं क्या होती है, आलेख किस प्रकार से लिखा जाता है, और इसका अथवा में ये फीचर। 3 नंबर का प्रश्न 100% आएगा, फिर आप बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। ठीक है, देखिए, आलेख आलेख लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी लेख लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फीचर लेखन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, फीचर लेखन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए, तब तक देखते हैं। देखिए,
पढ़िए कि इसके अंदर क्या सही होगा। ठीक है, आलेख। आलेख लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेखन लिखते समय एक तो शीर्षक का चयन करना है, दूसरा आलेख का कोई प्रारूप या फॉर्मेट नहीं होता, ये छोटे छोटे पैराग्राफ पे लिखा जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, विषय की तत्कालीन घटित घटना को जोड़ना, विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण और कोटेशन का प्रयोग करना, विषय से जुड़े क्या कैसे सवालों को तर्क रहित विचार प्रस्तुत करना, भ्रामक और संदिग्ध जानकारी न देना, आलेख में समाप्ति वाला और अंश रोचक निष्कर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना आप परीक्षा में आ जाए तो। ठीक है, और फीचर, अच्छे फीचर के कुछ विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं, फीचर का आरंभ रोचक होना चाहिए, न कि नीरस, उबाऊ, क्लिष्ट और व्यर्थ की अलंकृत शब्दावली से भरा हो। दूसरा एक हृदय पक्ष से जुड़ा होने के कारण इसमें भाषागत सौंदर्य और लालित्य विशेष स्थान है। तीसरी विशेषता क्या है इस फीचर की, तीसरी विशेषता है कि अनावश्यक विस्तार से बचा जाना चाहिए, गागर में सागर भरना फीचर की अपनी कलात्मकता होती है। चौथा है काव्य का सा आनंद देने वाली फीचर की श्रेष्ठ हो सकता है। पांचवी विशेषता क्या है, फीचर में प्रयुक्त कल्पनाएं सटीक और सार गर्भित हो। छठी विशेषता क्या है, अपने विषय के सभी संबंधित पहलुओं को छूता हुआ चलते हैं, लेकिन विषय को संतुलित वर्णन की आवश्यकता हो। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बाबा साहब अंबेडकर, इनका क्या लिखना है, कवि परिचय लिखना है। कवि परिचय की दृष्टि से एक प्रश्न काफी इंपोर्टेंट जो कवि हैं उन सब के मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। निराला का जन्म 1899 में बंगाल राज्य के मेदिनी ग्राम में हुआ था। उन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। कविता का नया स्वर देने वाली निराला छायावाद के कवि हैं। इनके द्वारा लिखे गए अनामिका, आप ये जो मैंने लिख दिया है इसको आप बिंदु बना करके लिख देना। ठीक है, मैं कल डलवा दूंगा इसके बिंदु बना करके लाइनें, ताकि वो उत्तर अपना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कल इसके ये ऐसे लिखवा दूंगा। परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, ये क्या इनके काव्य संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिलेसर, बकरिया, काले कारनामे, ये इनके गद्य हैं। अभी इनकी पत्रिकाएं समन्वय, मतवाला और पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। मुक्तक छंद की रचना करने वाले काव्य धारा में विषय की सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हैं। साहित्य सेवा करते हुए 1961 में इलाहाबाद में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया या निधन हो गया। अगला देखिए, बाबा साहब का कवि परिचय। मानव मुक्ति के पुरोधा, बाबा साहब मानव मुक्ति के पुरोधा अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश गए। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा इज धम्मा, ये इनकी किताबें हैं। द राइज एंड फॉलो द हिंदू वीमेन, एलिहिलेशन ऑफ द कास्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिकेशन, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुक नायक और बहिष्कृत भारत और जनता, ये इनकी क्या है, पत्रिकाएं हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के निर्माताओं में बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। जातिवादी उत्पीड़न के कारण, हिंदू समाज से मोह भंग होने के कारण इन्होंने क्या, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने बुद्ध के मतानुयायी हो गए थे। ठीक है, ये बाबा साहब का कवि परिचय हो गया। अगला प्रश्न है आपका पद्यांश। कौन सा है, पद्यांश। अब इस पद्यांश को पढ़ना और इस पद्यांश का उत्तर देना। अट्टारिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से जला छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता शेषव कुमार का शरीर। ये आएगा आपका पाठ्य पुस्तक से आएगा, ये आएगा आपका पाठ्य पुस्तक से। किसमें, बादल राग से लिया गया है। किससे लिया गया है, बादल राग से। उस पाठ के लेखक कौन है, निराला जी। ठीक है, सारी मुश्किलों का धैर्य समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय बेहद तरीके से कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य का मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था तमाश बिनों की वाह वाह। इस बात भाषा के चक्कर में उलझ गई, उसको तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, लेकिन बात बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए, ये निराला जी का कवि परिचय है, ये सॉरी है
पद्यांश है उसकी पहले लिखनी है प्रस्ताव प्रसंग सप्रसंग निराला जी द्वारा अनामिका के छठे खंड से बादल राग से लिया गया है, बस ये लिखनी। और इसमें क्या किया गया, पूंजीपतियों के क्रांति, भय, निर्धन, गरीबों के हर्ष की लहर को वर्णित किया गया है। अब ये व्याख्या लिखनी है। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ऊंचे भवन ऊंचाई द्वारा गरीब और निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं, भवनों की ऊंचाई डरा देती है। इन गरीबों का शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए जाते हैं, और वर्षा में जो जल प्लावन बाढ़ आता है उससे सबसे पहले कीचड़ बहता है। बारिश होती है तो सबसे पहले क्या बहता है, कीचड़ बहता है। और छोटे से कमल के फूल तो उस जल से स्पर्श कर आनंदित होते हैं, किसे, बारिश के पानी से। कहने का भाव यह है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है और कमल गरीबों का। कीचड़ गरीबों का पर्याय है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर सदा वे क्या होते हैं, गरीब बच्चे प्रसन्न होते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी के समान स्थिति में रहते हैं, जबकि पूंजीपति सदैव अपना शोषण से उत्पन्न क्रांतिकारियों के कारण वो भयभीत रह रहे हैं। अब ये विशेष लिख देना, ठीक है। जल प्लावन में कमल खिलता है, कष्टों में सामान्य और प्रसन्न होता है, और विशेषोक्ति है यहाँ पर लघु और आकार लिए तत्सम, ये आपको ये लिख देना है। ऐसा का ऐसा ही आपको ये कुंवर नारायण की कविता है, कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से लिया गया है। और क्या है, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें वाहवाही पाने वाले के चक्कर में लोग भाषा को सीधे सरल रूप से छोड़कर पांडित्य दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रसंग, ये हो गई व्याख्या, और ये हो गया विशेष, ठीक है। आप आराम से देख लो इसको और फिर इसको लिख देना। चलो ठीक है, देखिए अब इसकी व्याख्या लिख देना आप। अगला वही देखो आपका गद्यांश, ठीक है। यह विडंबना बात है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करता है। समर्थन का एक आधार कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है। अम्बेडकर बाबा साहब के पाठ से लिया गया है ये पद्यांश, गद्यांश। और यहाँ पर भक्तिन पाठ महादेव वर्मा के पाठ से लिया गया है। ये दोनों ये है गद्यांश, अगर ये पढ़ लेना, बाबा साहब के पाठ से लिया गया है, इसको पढ़ करके इसकी व्याख्या करनी है, इसको पढ़ करके व्याख्या करनी है। अब व्याख्या किस प्रकार से करनी है वो देखो आप, पहले लिखना है प्रसंग, फिर करनी है व्याख्या, और फिर लिखना है विशेष, ठीक है। अब इसको आप जो भी जिस पद्यांश को करो तो उसमें लेखक का नाम और उस पाठ का नाम लिखना। श्रम विभाजन विभाग कर दिया, जाति प्रथा के लेख से इसमें लेखक जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक ही मानते हुए विचार। अब ये क्या है, आपको उसकी व्याख्या लिखनी है जिस। अब मैं पढ़ करके बताऊं तो उससे वो एक ही बात है, चाहे ये पढ़ूं न चाहे ये पढ़ूं, एक ही है। ये विशेष लिख देना, लेखक ने जाति प्रथा दूसरा रूप श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन बताया, क्योंकि जाति प्रथा आधार पर श्रम और श्रमिक बंधे हुए हैं, और बात भाषा हर रूप में सीधा सरल व्याख्यात्मक शैली में लिया गया है। अगला वो अथवा में लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है। भक्तिन के चारित्रिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। ये तो लिखना आपको प्रसंग, ये लिखनी है व्याख्या। लेखिका बताती है कि ये पूरी की पूरी व्याख्या उस गद्यांश के अंदर आपको दे रखी है, पेपर के अंदर आएगी, उसको यहाँ पर व्याख्या करनी है उसकी, और ये विशेष लिख देना है, ठीक है। विशेष उस महादेव वर्मा की जो जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं यहाँ पर आपको इंगित करनी है। अगला देखिए, एक अर्धशासकीय पत्र है। कौन सा है अर्धशासकीय पत्र? शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण करने का क्या लिखना है, एक तो अर्धशासकीय पत्र। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप ये देखो, संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को यातायात में उचित प्रारूप का पत्र लिखिए, जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र, जिसे अपन कहते हैं लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, ये लिख रखा है। जैसे कि विद्यालय में एक कैंप लगाना, एसपी साहब से निवेदन करना है कि साहब हमारे विद्यालय में बच्चों के लर्निंग लाइसेंस बनाने, इसके लिए आप
एक कैंप लगवाने का वो व्यवस्था करवा दे। आगे देखिए, ये हो गया इधर राजस्थान सरकार, ये जो भी शासन सचिव साहब है उनका नाम लिख रखा है ये, ठीक है। इधर शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, ठीक है, ये लिख रखा है, पत्र क्रमांक ये लिख रखा है। प्रिय वर्मा जी, ये पूरा का पूरा उसमें ये लिख देना। यहाँ पर प्रेषित भेजने वाले का नाम ये लिख देना, और भवदीय यहाँ पर नाम लिख रखे हैं तो ये साइन कर देना। आप देख लो इसको आराम से, और कोई बात नहीं, चलने दो, इसको देख लो आराम से। इस टाइप का पूरा फॉर्मेट लिखना है। अब इसके अथवा का देखना। चलो, अगला क्या है आपके, निबंध आया है। निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। हाँ, निबंध है आपके पर्यावरण प्रदूषण का, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण पर अभी कहने का मतलब G28 की बैठक हुई है, G20 की बैठक हुई थी भारत में, उस पर पर्यावरण पर भी बात की। प्रस्तावना लिखनी है कि पंछी पंचायत से जुड़ी सभी जीव बेहाल, प्रदूषण किया जीना हुआ मुकाल, वायु प्रदूषित कर रहा तनिक न आती लाज, रे मानव तू बना दानव का सरताज। मिस ये एक लाइन लिख दोगे बढ़िया, तो आपका उत्तर शानदार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखना, आज भारत ही नहीं सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से आक्रांत है। वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ पेड़ पौधे, खेती, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। किससे? पर्यावरण प्रदूषण से। छोटे छोटे बड़े कारखाने, छोटे बड़े कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट धुआं, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली रेडियो धर्मिता, शहरों कस्बों से मल जल निकलने से यातायात और यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण दूषित हो रहा है। गैस, धुआं, धुंध, कर्णपटु ध्वनि आदि तरीकों से हर तरह प्रदूषण देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को, क्या है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इस पर और भी कदम उठाने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभाव, ठीक है, जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जितने भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, औद्योगिकरण मेन विशेषता और शहरीकरण के कारण हरे भरे खेतों को उजाड़ा जा रहा है, भूमिगत जलवायु को प्रदूषित करने और प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन होने के कारण पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे मानव के साथ वन्य जीवों में स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है? बुरा असर पड़ रहा है, और जैविक विकास की क्रियाएं बाधित हो रही है और आनुवंशिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़ व भूस्खलन आदि में भी वृद्धि हो रही है। राजस्थान में इसके कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और पर्यावरण प्रदूषण की सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है। धरती का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और असमय ऋतु के परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बेसमय बारिश हो रही है, बेसमय गर्मी पड़ रही है, बेसमय सर्दी पड़ रही है, ठीक है। ये पर्यावरण प्रदूषण के बुरे प्रभाव जो मानव जीवन पर पड़ रहे हैं। अब इसके निवारण के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय कर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा लिए गए प्रयास। अब कौन कौन से प्रयास हैं? शहरों के मल जल को निकास हेतु उचित व्यवस्था की जाए, ठीक है। गंगा आदि नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास किए जाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण किया जाए। चौथा बिंदु है पेड़ पौधे रोपण तथा वनों की अवैध कटाई पर क्या किया जाए? रोक लगाई जाए, और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए। और वन संरक्षण के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि अगर कोई वनों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए कानूनी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण में अन्य कारणों को प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका निबंध है, इस प्रकार से निबंध लिखोगे बढ़िया आएगा। और उपसंहार अंत में क्या करना है? सारांश लिखना है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, और देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए। हमारी किताबों के अंदर पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के लिए उपाय अपनाने के लिए कहा गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में हरित राजस्थान, ठीक है, हरित राजस्थान, जिसके माध्यम से नरेगा के माध्यम से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इन सब उपायों से पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, और ये सीरीज परीक्षा तक चलती रहेगी।
तो आप इस क्लास से जुड़िए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ जो 12th क्लास में अनिवार्य, चाहे आर्ट्स से है, चाहे कॉमर्स से है, चाहे साइंस से है, किसी भी स्ट्रीम से, सब तक यह क्लास भेजिए, ताकि हर बच्चे को अब वो एग्जाम के अंदर किस प्रकार से उत्तर लिखते हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा। ताकि कहने का मतलब, लोग कहते हैं कि हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आते, हिंदी में नंबर इस प्रकार से अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।